नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों के बनने, उनके भीतर उठे एक गहरे वैचारिक संकट और फिर ताश के पत्तों की तरह उनके बिखर जाने की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की गाथा नहीं है, बल्कि ये कहानी है भूगोल, रणनीति और उस चक्र की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी नियति तय कर दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हम मगध के जियोग्राफिकल एडवांटेज, मौर्यों की बॉर्डर सिक्योरिटी, पूर्ण शांतिवाद की कीमत, उत्तर मौर्य काल के विखंडन और अंत में भारतीय साम्राज्यों के उस निरंतर चलने वाले चक्र को समझेंगे जो आज के हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखते हैं कि कैसे मगध का भूगोल उसे एक महाशक्ति बनने में मदद करता है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, लेकिन मगध ने ही सबको क्यों पछाड़ा? इसका जवाब उनके भूगोल में छिपा है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। झारखंड के जंगलों से उन्हें बेहतरीन लोहा मिला। इस लोहे से कमाल के हथियार और खेती के औजार बने। ऊपर से गंगा और सोन जैसी नदियों ने कृषि में इतना शानदार सरप्लस दिया कि राज्य का खजाना टैक्स से भर गया। और इस बेशुमार दौलत का क्या हुआ? इसका इस्तेमाल ओडिशा के जंगलों से विशाल हाथियों की फौज खड़ी करने में किया गया। उस जमाने में हाथी मतलब आज के बैटल टैंक। तो सीधी सी बात है, मगध का प्राकृतिक संसाधन सीधे उनकी बेजोड़ मिलिट्री और इकोनॉमी की ताकत बन गया। जैसे जैसे मगध और राजधानी पाटलिपुत्र की ताकत बढ़ी, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया। शुरू में तो राजा बाहुबल से चुने जाते थे, जो सबसे ताकतवर वो राजा, लेकिन फिर एंट्री हुई वंशानुगत शासन की। इसका मतलब है कि सत्ता अब एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी। इसी अहम बदलाव ने उन बड़े राजवंशों की नींव रखी जिन्होंने आगे चलकर विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया। अब आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की बॉर्डर सिक्योरिटी पर, जिससे दी आयरन वॉल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिकंदर की वापसी से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के उदय तक का टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। सिकंदर की सेना जब व्यास नदी से लौटी तो नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। इसी बीच पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने कमजोर हो चुके नंद वंश को उखाड़ फेंका, और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से सीमाओं पर बचे हुए यूनानी जनरल्स, खासकर सेल्यूकस निकेटर को हराकर भारत की सीमाओं को महफूज किया। चंद्रगुप्त की स्ट्रैटेजी देखिए। वो सिर्फ युद्ध नहीं जीत रहे थे, उन्होंने एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक खेला। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी कर ली और दहेज में क्या लिया? पूरा का पूरा अफगानिस्तान। लिटरली अफगानिस्तान को लेकर हिंदू कुश की पहाड़ियों तक एक बहुत विशाल बफर जोन बना दिया गया। इससे भारत की मुख्य सीमाएं एकदम सेफ हो गईं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा दार्शनिक संकट जिसने साम्राज्य की नींव हिला दी। शांतिवाद की कीमत। मौर्य काल में हमें दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ चंद्रगुप्त का दौर था, फुल अग्रेसिव एक्सपेंशन और भारी सेना से बॉर्डर की सुरक्षा, और दूसरी तरफ अशोक और उनके बाद के कमजोर उत्तराधिकारियों का दौर, जहां पूर्ण शांतिवाद या एब्सोल्यूट पैसिफिज्म को अपना लिया गया। युद्ध से पूरी तरह तौबा कर ली गई और सेना को सीमाओं से हटा लिया गया। सोर्स मटेरियल में इस वैचारिक बदलाव पर एक बहुत ही गहरा तर्क दिया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध या कम से कम युद्ध की तैयारी बहुत जरूरी है। मिलिट्री रेडीनेस छोड़ने से सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं। ये विश्लेषण बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि कैसे पीढ़ियों तक पूरी तरह से अहिंसा का पालन करने से राज्य का डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया। और इसका सबसे खतरनाक अंजाम कब दिखा? जब अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ ने इंडो ग्रीक कमांडर डेमेट्रियस के हमले के वक्त हथियार उठाने से ही साफ इनकार कर दिया। डेमेट्रियस की सेनाएं भारत की तरफ घुसती चली आ रही थीं, लेकिन राजा अहिंसा की अपनी नीति पर अड़े रहे। सीमा की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया गया। बृहद्रथ के इस फैसले से एक बड़ा आंतरिक भूचाल आ गया। अब हम आते हैं उत्तर मौर्य विखंडन पर, जो दरअसल एक बड़ा टैक्टिकल रीसेट था।
इतिहास के इस मोड़ पर सेना में भारी गुस्सा था। उनके खुद के कमांडर पुष्यमित्र शुंग का स्पष्ट मानना था कि एक राजा का पहला काम राज्य की रक्षा करना है और बॉर्डर बचाने के लिए हथियार तो उठाने ही पड़ेंगे। इसी सोच के चलते एक बहुत ही नाटकीय और हिंसक घटना घटी। जब राजा ने हमले का जवाब देने से मना किया तो पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। सत्ता हाथ में आते ही पुष्यमित्र तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव सामरिक कदम उठाए। सबसे पहले इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों को युद्ध में खदेड़ा गया। अपना दबदबा फिर से कायम करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया। यहाँ तक कि पोते वसुमित्र को यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए भेजा, जिसने यूनानियों को फिर से मात दी। इन कड़े कदमों से कुछ समय के लिए ही सही बॉर्डर्स फिर से सुरक्षित हो गए। लेकिन डैमेज तो हो चुका था। पुष्यमित्र की इन अथक कोशिशों के बाद भी मौर्यों का बनाया हुआ वो विशाल सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर अब ढह चुका था। केंद्र की पकड़ छूट गई और पूरा उपमहाद्वीप धीरे धीरे कई छोटी क्षेत्रीय शक्तियों में टूट गया। अगर हम इस पोस्ट मौर्यन काल को देखें तो परिदृश्य एकदम अस्त व्यस्त नजर आता है। नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक, शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारी आ गए। सेंट्रल हिस्से में शुंग, कण्व और सातवाहन राज करने लगे और दक्षिण में चैर, चोल और पांड्य अपनी अलग राजनीति चला रहे थे। वो अखंड भारत का सपना अब कई टुकड़ों की पहेली बन चुका था। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भारतीय साम्राज्यों का चक्र, जहां हम एकता और विभाजन के इस खेल को समझेंगे। ये पूरा इतिहास बार बार एक ही पैटर्न दोहराता है। पहले महाजनपदों का दौर था जो पूरी तरह बटे हुए थे। फिर मौर्य आए जिन्होंने भारी सेंट्रलाइजेशन किया। उसके बाद फिर से गहरा विखंडन हुआ जो हमने अभी अभी देखा। आगे चलकर गुप्त काल में सत्ता फिर से केंद्र में सिमटी और उनके बाद फिर से वही कहानी, अंतिम विखंडन। ये लोहे और साम्राज्यों का ऐसा चक्र था जिसने सदियों तक भारत की दिशा तय की। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सोर्स मटेरियल से एक बहुत गहरा सवाल उभर कर आता है। क्या निरंतर शांति बनाए रखने के लिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना अपरिहार्य है? एक विशाल साम्राज्य बनाने, उसकी सैन्य रक्षा करने और पूर्ण अहिंसक हो जाने के बीच का ये बैलेंस, ये भू राजनीति का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।